धान का सीजन चल रहा है और धान में जो ब्लास्ट रोग लगता है वह भी दिखाई देने लगा है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि धान की फसल में लगने वाले ब्लास्ट रोग के बारे में और जानेंगे कि धान में ब्लास्ट रोग कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और यह धान की फसल में क्या नुकसान पहुंचा सकता है, साथ के साथ इसका उपाय हमको क्या करना है। तो वीडियो को आपको बिना भगाए पूरा देखना है जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और आप अपनी धान की फसल में लगने वाले ब्लास्ट रोग को पहचान सके और उसका उपाय भी कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर चौधरी और मैं आपका स्वागत करता हूं कृषि की बात यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही घंटी वाले बटन को भी दबा लें जिससे खेती से संबंधी जानकारी आपको मिलती रहे समय से पहले। दोस्तों, धान में भयंकर बीमारी की बात करें तो वह ब्लास्ट है जो लगभग पूरे पौधे पर इसका असर हमको दिखाई देता है, चाहे वह बालियां हो, पत्तियां हो या तना हो, सभी स्थानों पर ब्लास्ट का असर दिखाई देता है। सबसे पहले इसकी लक्षण जो है पत्तियों पर दिखाई देते हैं, फिर तने पर और फिर अंत में बालियों पर इसकी जो लक्षण है वे हमको दिखाई देते हैं। अगर इसकी पहचान करके प्रारंभ में ही इसको रोक लिया जाए तो इसकी रोकथाम की जा सकती है, लेकिन अगर इसकी रोकथाम हम समय से नहीं कर पाते हैं तो यह फसल को 80% बर्बाद कर सकता है। दोस्तों, धान में ब्लास्ट 4 प्रकार के होते हैं। पहला पत्ती वाला ब्लास्ट होता है जो धान की रोपाई के 1 से 1.5 महीने बाद हमको दिखाई देने लगता है। दूसरा नूड ब्लास्ट होता है। तीसरा कॉलर वाला ब्लास्ट होता है जो पत्तियों और तनों के जो जोड़ होता है उस पर दिखाई देता है। चौथा होता है गर्दन ब्लास्ट जो बालियां बनते समय दिखाई देता है। भारत में ज़्यादातर 2 तरह के ही ब्लास्ट दिखाई देते हैं, एक पत्ती वाला ब्लास्ट और दूसरा गर्दन ब्लास्ट। गर्दन ब्लास्ट जो सबसे खतरनाक माना जाता है, जो फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। पहले बात करते हैं पत्ती वाले ब्लास्ट की। पत्ती वाले ब्लास्ट में जो पत्तियां होती हैं उस पर काले और मटियाले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। पहले तो यह तिल के आकार के होते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आकार बढ़ाते चले जाते हैं और आँख टाइप हो जाते हैं, बीच में से चौड़े और साइड में से लंबे। और जो पत्तियां होती हैं वह सूखने लगती हैं। साथ के साथ यह एक फंगस से फैलता है। यह फंगस पौधों की जो सेल होती है उसमें प्रवेश करता है और धीरे धीरे जो उनमें हरित लवक होते हैं उनको चूसने लगता है, जिससे पत्तियां जो है भोजन बनाना बंद कर देती हैं। पौधा कमज़ोर हो जाता है, पौधा अच्छी प्रकार से बढ़वार नहीं कर पाता है और यहीं से यह फफूंद पौधे की सभी स्थानों पर अपना अटैक शुरू करना प्रारंभ कर देती है, जिसमें पहले पत्तियों पर असर करती है, उसके बाद यह गांठों पर और सबसे जो प्रभावित क्षेत्र होता है बालियों पर, इस पर यह अटैक कर देती है और इसके बाद यह रोग उग्र हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में ही इसकी पहचान करके ही इस ब्लास्ट को हम रोक सकते हैं तो यह रुक जाता है। गर्दन ब्लास्ट की बात करें, जब हमारी बालियां बनती है उस समय यह दिखाई देता है। इसमें बालियों का जो आधार भाग होता है उस पर भूरे से लेकर काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। बालियों की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ये चूसने लगते हैं। जो ये धब्बे बनते हैं, जो ये फंगस लगती है, ये उनको चूसने लगती है, जिससे बालियों में जो भोजन पहुंचता है वह भोजन नहीं बन पाता है और बालियों में जो दाने बनते हैं वह सही प्रकार से विकसित नहीं हो पाते हैं। उनका साइज छोटा हो जाता है या बालियां बिल्कुल सूख जाती हैं, सफ़ेद हो जाती हैं। ज़्यादा कंडीशन खराब हो तो बालियां टूटकर भी नीचे गिर जाती हैं। इस स्थिति में फसल 80% की हानि हमको देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यह एक फंगस होती है जो वातावरण में मौजूद होती है। यह किसी न किसी स्थान पर मौजूद रहती है, या तो आपके धान के जो आसपास खरपतवार रहते हैं उन पर यह पड़ी रहती है, या मिट्टी और या जो सड़े या मिट्टी में पड़ी रहती है, या आसपास के वातावरण में यह हमें मिल जाती है। तो यह पौधों पर जब अटैक करती है और पौधों की जो सेल्स होती है उनको यह नष्ट करना शुरू कर देती हैं। अब बात करते हैं कि वह बेसिक कारण क्या है कि यह हमारी फसल पर अटैक करता है। तो इसमें सबसे बेसिक कारण तो यह है कि आप अपने खेत में नमी को बनाए रखें। जहाँ पर नमी की मात्रा कम होगी यह फंगस हमेशा अटैक करेगी, तो नमी की मात्रा को बनाए रखें। दूसरा, जिस समय बारिश धीरे धीरे रुक कर होती है उस समय भी इसका प्रकोप अधिक दिखाई देता है, यानी कि टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता है। तो जब भी यह वातावरण में अपना एक्टिव हो जाता है और पौधों पर अटैक करता है। तीसरा कारण जो होता है, जो मैंने बताया था आपको, कि अपने खेत की साइड से
खरपतवारों को जो है निकलवा दें, क्योंकि खरपतवारों की वजह से ये फंगस ज़्यादा अटैक करती है। चौथा कारण होता है दोस्तों कि अधिक यूरिया के प्रयोग से भी फंगस का आक्रमण होता है। उससे होता क्या है कि जो हमारी पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं वे मुलायम हो जाती है, और मुलायम होने पर यह फंगस बहुत ज़्यादा अटैक करती है। उसको एक अच्छा आवरण मिल जाता है कि वह पौधे की पत्तियों में जल्दी से जल्दी प्रवेश कर जाती है। तो इसलिए यूरिया का भी प्रयोग हमें कम करना चाहिए। बेसल डोज में हम यूरिया को ज़्यादातर 3 भागों में दे सकते हैं। बेसल डोज में आप इसको 50% दे सकते हैं, और जो शेष मात्रा 50% बची है हम उसको 25% 2 भागों में दे सकते हैं। यानी कि एक तो हम 25% रोपाई के 20 से 21 दिन बाद दे सकते हैं, और दूसरा जब हमारी बालियां बनने का समय हो उससे पहले हम 25% जब लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी रोकथाम की। तो सबसे पहले हम कॉमन बात करते हैं कि हम इसको कॉमन तरीके से कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो अपने खेत में जो है नमी को बनाए रखें, खेत में नमी की मात्रा कम ना हो। दूसरा, जो इस समय अगस्त के महीने में जो खरपतवार है उनको अपने खेत से निकलवा दें, और जो साइड में जो मेड़ों पर हैं उन खरपतवारों को भी जो है सफा करवा दें, जिससे फंगस अटैक ना करे। और दूसरा, जो यूरिया है उसका भी प्रयोग आप कम करें। तो इन कॉमन बातों से भी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए आप किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में ऐसे बहुत फंगीसाइड हैं जिसका आप इस्तेमाल करके इसको रोक सकते हैं। लेकिन हम आपको कुछ ऐसे फंगीसाइड बता रहे हैं जिनका आप सस्ते में प्रयोग करके इससे बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। अगर दोस्तों आपके धान के खेत में आसपास इस तरह के लक्षण, ब्लास्ट के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो आप कार्बन डाइजिम का स्प्रे अपने खेत में फिलहाल एकदम से करा दें, क्योंकि यह रोग दूसरे के संपर्क में आने से हवा के कारण यह भी, या बारिश की बूंदों के कारण भी आपके खेत में लग सकता है। तो इसलिए आप इसमें कार्बन डाइजिम 50% WP 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेत में स्प्रे जरूर करा दें। और अगर आपके खेत में ब्लास्ट दिखाई दे रहा है तो टेबुकोनाजोल 25.9% EC फॉर्म में आता है, इसको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप स्प्रे करा सकते हो, जिससे यह रोग बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसका स्प्रे कराने के बाद आपको अपने खेत में यूरिया बिल्कुल नहीं लगाना है। आपको अपनी धान की फसल में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, और नमी को अपने खेत में बनाए रखें। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ के साथ घंटी वाले बटन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। इसी के साथ जय जवान जय किसान, धन्यवाद।